हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस डीपीपी नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने जो एक सीरीज शुरू किया है कि जेईई एडवांस की डेली हम 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात है कि ये जो पीडीएफ है ये आप क्या कर सकते हो, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी के नाम से एक ऐप है जो अभी रिसेंट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है, फिर भी आप इस पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर क्या है, जेईई एडवांस डीपीपी के नाम से एक बैच बना रखा है। तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब वीडियो को पीडीएफ को जैसे चाहता है तो अपने क्या करेंगे, जो पीडीएफ है इसको मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे ताकि आप दिन में इसको ट्राई कर लो अच्छे से, और शाम के टाइम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ना। तो आप वहां से इसका फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हो ना, जिन 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 प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत आती है उनके सॉल्यूशंस आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। वेल, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो अपने प्रॉब्लम्स को देख लीजिए है ना कि अभी तो खैर ये अपलोड नहीं किया था, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करो। देन उसके बाद एक पैराग्राफ लिया हुआ है, पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर छठवां एंड सातवां, 6 एंड 7 प्रॉब्लम। 6 एंड 7 पे मैंने स्टार कर रखा है, मतलब ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से ट्राई करना चाहिए ना, अच्छी प्रॉब्लम चाहिए। 7 प्रॉब्लम तो बहुत ही लाजवाब है, मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अगर आपको पता है या इस तरह की बातें कुछ मालूम है तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। ठीक है, और बाद में इसके आंसर्स किए हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे मैं जब जो डीपीपी यहाँ पे अभी आपको अपलोड कर रहे हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, इसमें क्या है कि हम कोशिश ये रहती है कि सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर होते रहे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, शुरू में हमने क्वाड्रेटिक को कवर कर लिया, फिर यहाँ पे एलिप्स को कवर किया है, फिर यहाँ पर हमने 3D वाले पार्ट को थोड़ा कवर किया, यहाँ फंक्शंस में एओडी वाले पार्ट को कवर किया, हाइपरबोला ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री का ले लिया, या मैक्सिमम मिनिमम वाली प्रॉब्लम्स ले लिया ना, ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम्स ले ली, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम ये ले लिया, और दूसरा एक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम ले लिया। मतलब ये मिसलेनियस जो प्रॉब्लम्स आपको मिल रही है, कोशिश ये है कि मैक्सिमम चैप्टर्स की रहे, और जो वेटेज ज्यादा रखते हैं ना आईआईटी में, यही एडवांस में जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो उन चैप्टर्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपने इसे देख ही लिया, डीपीपी आपने देख लिया है, वीडियो को आप पॉज करके सभी प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कर सकते हो, एंड आंसर्स की यहाँ पे लगी हुई है। ये डीपीपी नंबर 2 है अपना, डीपीपी नंबर 2। ठीक है, और इसका आंसर की यहाँ पर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो इसे स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना समझते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन तो क्या दे रखा था हमारे पास में कि थोड़ा कलर वगैरह बदलते, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप दो बातें निकाल सकते हैं भाई, सम ऑफ रूट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा। ठीक है, आगे हमें दे रखा है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कॉमा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है। देन द वैल्यू ऑफ 2q इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ 2q फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा अगर इसके रूट है कलर का, तो यहाँ से एक बात तो आप क्या बोल सकते हो कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं यहाँ से निकाल दूं। भाई सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, m आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, c/a 2 आ गया। ठीक है, ये बात तो हमें मालूम चली। अच्छा, अब इसके बारे में बात करें, मैं क्यों फाइंड आउट करना है, क्यों ना मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट ही लगा देता हूँ। इसके रूट्स क्या दे रखे, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया तो c/a आया, तो क्यों फाइंड आउट करना था, मेनली इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा बीटा तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया, 1 अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन ऑफ अल्फा बीटा आ जाएगा, दैट इज क्यू आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे पास दे ही रखा है, तो 2 है, प्लस का 2 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 1/2 दैट इक्वल टू क्यू आ गया। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो 4 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। ये तो मतलब फाइनली कितना है, 9/2 इज इक्वल टू क्यू आया, मतलब 2q का जो वैल्यू है 9 आया। मतलब देखा है तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक, पहला प्रॉब्लम इसलिए भी आसान दिया था ताकि एक दो प्रॉब्लम बच्चों से बनी भी ना नाउ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम का अगर आंसर देखें तो कितना आ जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फर्स्ट प्रॉब्लम सभी से बनना चाहिए नाउ। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है ना,
यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप सोच लीजिए एक बार प्रॉब्लम्स को देख करके ना। स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में कि एम एंड एस टी, ये चार नंबर्स दे रखे हैं जो कैसे हैं, 0 to इन्फिनिटी में सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। एक बात तो मैं ये मालूम चल गया। दूसरा क्या दे रखा है कि एम प्लस एन का जो सम है वो 3 दे रखा है और एम एम अपॉन एस प्लस एन अपॉन टी बराबर 1 है। ठीक है, एम एंड एन कांस्टेंट है और साथ में एम इज लेस देन 1 है, इतना गिवन है आपको। मिनिमम वैल्यू ऑफ एस प्लस टी कितना दे रखा है, ये गिवन है, मतलब एस प्लस टी का मिनिमम वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, तो आगे पूछा हुआ पॉइंट 1, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, देन फाइंड द इक्वेशन। अच्छा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया था ना, यहाँ से ऑप्शन हटा देता हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको लिखना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करिए ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सोचने का तरीका क्या है हमारे पास में, m प्लस एन का वैल्यू 3 है, m अपॉन एस प्लस एन अपॉन टी का वैल्यू 1 दे रखा है, s प्लस टी का मिनिमम वैल्यू 3 प्लस 2 अपॉन रूट 2 है। तो क्या एक आइडिया होना चाहिए। अब देखो कभी भी ऐसे मिनिमम की बात आती है तो एक तो दिमाग में आना चाहिए कि एम जी एम के बारे में सोच सकते हैं, या फिर हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जा सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से, या फिर कई बार हम टिग्नोमेट्री की हेल्प भी लेते हैं। तो कौन सा ऐसे ब्रॉड आइडिया से आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा इसमें देखो प्रॉब्लम में एक खास बात क्या दे रखी थी, एम अपॉन एस और एन अपॉन टी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना था तो एम अपॉन एस को मैंने मान लिया एम अपॉन एस, लेट मान लेते हैं दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और एन अपॉन टी को हमने ले लिया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, एस प्लस टी का मिनिमम आपको मालूम है, तो हम एक काम ये करते हैं यहाँ से एस कैलकुलेट कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये आ गया एम सेक स्क्वायर थीटा, और टी का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें मालूम चली। अच्छा एस प्लस टी का मिनिमम हमें चाहिए, तो हमने लिखा एम सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ एन कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। अब एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, एम प्लस एन। ठीक है, एम यहाँ से आ गया, एन यहाँ से आ गया, आगे यहाँ क्या आया, एम टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज एम कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक की टर्म तो हमें समझ में आया। अब देखो एक बात आप समझे, एम और एन पॉजिटिव है। ठीक है, एम जी एम जब भी लगाना होता है तो पहले नंबर्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है ना। अब इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस पे ए एम जी एम लगाए, मतलब आपने एक पहला टर्म लिखा, दूसरा टर्म लिखा, अपॉन में 2 लिखा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू एन कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा कुछ आएगा। टेन कॉट तो खैर 1 हो जाएगा, एम एन आ जाएगा और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एम एन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से बात को समझे, एम प्लस एन का वैल्यू तो 3 दे रखा है, 3 यहाँ पर आया, यहाँ इक्वल टू का साइन हट जाएगा, अब यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एस प्लस टी जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट एम एन, ऐसे कुछ आ जाएगा। अच्छा तो अगर एस प्लस टी का अगर मिनिमम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मिनिमम कितना आ गया, इसे नीचे साइड कर देते हैं। तो एस प्लस टी का अगर मिनिमम लिखें तो भैया एस प्लस टी का मिनिमम हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट एम एन, इतना आ गया। अच्छा गिवन कितना है, इसका मिनिमम दे रखा है, एक्स प्लस टी का मिनिमम कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2 दे रखा है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 दैट इज गिवन। ठीक है, तो आगे इसको सिंप्लीफाई किया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट एम एन बराबर रूट 2 आ गया, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो एम एन बराबर 2 आ गया। ठीक है, और साथ में मुझे क्या पता है, एम प्लस एन बराबर 3 मालूम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम प्लस एन का वैल्यू 3 गिवन है ना। अब एक बात समझो, आप क्या करना चाहिए, अब देखो एम और एन का वैल्यू तो मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्वाड्रेटिक की हेल्प से, एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाते हैं जिसके एम और एन रूट है, तो सम ऑफ रूट आपको मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको मालूम है, इट मीन कि आपने क्वाड्रेटिक क्या लिख दिया, ये क्वाड्रेटिक लिख दिया, इसके रूट तो 1 एंड 2 आ जाएंगी,
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या है, m और n का वैल्यू मालूम चल गया। बट उसने बोला है कि m इज लेस देन n है, m n से छोटा है। अगर m n से छोटा है तो भैया m का वैल्यू तो ये आ गया और n का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको मालूम चली। अच्छा, एक सवाल में आप देखें, ये तो यहाँ तक का अभी पोर्शन हमने सॉल्व किया है। अच्छा, उसने बोला है पॉइंट एम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है और आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना है। ठीक है, अब तो ये बहुत आसान बात हो जाएगी। कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना है तो क्या तरीका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखने का, t इज इक्वल टू एस वन अप्लाई कर देंगे। आई थिंक आप t इज इक्वल टू एस वन जानते होंगे ना। ठीक है, इस हिस्से को रफ कर देता हूं। t का अपने आप में एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर को आप x1 से रिप्लेस करोगे तो m और n का वैल्यू की बात करें तो m का वैल्यू 1 आया हुआ है, n का वैल्यू 2 आया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कराएंगे x1 कितना आ गया 1, y4 प्लस y को रिप्लेस कराएंगे y1, 2 यहाँ पर आया अपॉन में 16 -1। ठीक है, 1 को इधर ले जाएंगे तो उस कर्व के साथ में इतने हिस्से को जो s आया उसमें हम t निकालते हैं ना। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि t क्या होता है ना। अब S1 क्या होगा, S1 का मतलब होता है पॉइंट को कर्व में पुट करना। तो यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 2 स्क्वायर अपॉन 16 -1। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाद में जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर्स गलत है ना, ये कुछ गलत लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मेनली इसमें क्वेश्चन में जो मेहनत करनी थी वो हमें m और n निकालने पर फोकस करना था। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा ना। नाउ सेकंड प्रॉब्लम अपना क्लियर हुआ, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, थर्ड प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, इसको मैं परफेक्टली सॉल्व नहीं करने वाला। आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, थोड़ा बेटा करेक्शंस का अगली बार से ध्यान रखेंगे ताकि एक भी करेक्शंस ना रहे। ये अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन है, ठीक, इंटरसेक्ट द प्लेन, इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ऐसे एक लाइन हमने ले लिया, एक प्लेन ये ले लिया, एक लाइन ऐसे कुछ ले लिया, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो फिर पूछा हुआ है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 7 आएगा या फिर ये कितना आएगा, मतलब मेनली आपका अल्टीमेटली एम क्या है, अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहे, बस आप सॉल्व कर सकते हो ना, हिंट देते हैं। अच्छा, अगर इस लाइन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस लाइन को अगर ऑब्जर्व करें तो ये लाइन दो प्लेन से मिलके बन रही है, मतलब कुछ इस तरह से एक प्लेन ये आया, दूसरा प्लेन कुछ ऐसे आया, इन दोनों प्लेन से ये लाइन बन रही है और आगे जाकर के किसी एक प्लेन को कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इन तीनों प्लेनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें। ठीक है, तो जो तीनों प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा तो वही अपने पास में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो काम क्या करना चाहिए आप लोगों को कि ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है इसको मैं लिखता हूं x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। दिस इज प्लेन 1। प्लेन 2 कितना है, x प्लस 2y माइनस ऑफ 2z माइनस 5 बराबर 0, प्लेन 2। और तीसरा प्लेन ये है x प्लस वाई माइनस ऑफ 2z बराबर 7। ठीक है, तो अब इन तीनों प्लेनों को सॉल्व करके मुझे क्या करना चाहिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्रैमर रूल में डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ते हैं, तीन प्लेन को सॉल्व करके मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालना होता है, यूनिक सॉल्यूशंस हमें निकालने होते हैं। तरीका जानते हो, वैसे मैं आपको बताऊं कि क्रैमर रूल नहीं लगाना चाहिए कभी, मतलब बहुत बेकार होता है, बेकार इन द सेंस कि लेंदी हो जाता है। ठीक है, इनको एक्स वाई जेड निकालने तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। कैसे, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स को किसी भी पहले एक वेरिएबल को हटा देते हैं, तो इक्वेशंस बहुत आसान आसान सी हैं। ये फर्स्ट मान लूं, ये सेकंड मान लें और ये थर्ड मान लें। आपका मेन उद्देश्य क्या है, एक्स वाई जेड निकालना। ठीक है, यही अपना टास्क है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, पहले फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं। फर्स्ट में से जब सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओवरऑल जो इक्वेशन आएगा वाई और जेड में आ जाएगा। ऐसे अब सिमिलरली सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओवरऑल इक्वेशन में से x हट जाएगा तो ओवरऑल इक्वेशन कितना आ जाएगा, y और z में आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं y और z यहाँ से
फाइंड आउट कर सकता हूँ जब y और z का वैल्यू मिल जाएगा तो कहीं भी एक जगह डाल देंगे, करस्पॉन्डिंग उसका x मिल जाएगा, और ये एक्स वाई जेड मिल गया तो मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन मिल गया, जो ही वही तो मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप कुछ कुछ समझ आया होगा ना, कुछ कुछ क्या तो समझ आ जाना चाहिए ना, ये आसान प्रॉब्लम है, वो डिफिकल्ट नहीं है, बस एक नया कंसेप्ट, क्या एक नई बात थी, अलग ढंग से बोला गया था किसी बात को। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम में क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स और पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स पावर 5 बी एक्स बी इंटू एक्स पावर 4, मतलब अल्टीमेटली एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, और इस पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है तो बहुत आसान सी बात है, पॉलिनोमियल के बारे में तो अपन बहुत सारे डिसीजंस फटाफट फटाफट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, इफ p डबल डैश एक्स बराबर जीरो, अगर p डबल डैश एक्स जीरो आता है, p डबल डैश एक्स जीरो हैज द रियल रूट अल्फा बीटा गामा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा क्या आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है, अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट है तो क्या इसका वैल्यू आएगा। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ है तो, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसको लेकर के ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो इसको आप ध्यान देना। आईआईटी में भी एक बार प्रॉब्लम पूछा गया था, जब एक बार आईआईटी में पूछ लेते हैं ना तो भर भर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो ठीक है, समझते हैं। अच्छा, पहले तो पी डबल डैश एक्स के बारे में समझो। पी डबल डैश एक्स क्या बोलेंगे भाई, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है। पी डबल डैश एक्स के रूट जो आते हैं, पी डबल डैश एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कुछ जानकारी देता है। ठीक है, मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ पी डबल डैश एक्स के जो रूट होंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास पॉलिनोमियल है तो, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाला केस तो आएगा ही नहीं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि वो पॉइंट होते हैं जहां पे कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, मतलब कर्व ऐसे जा रहा था, ये कॉन्केव डाउन है, अब कर्व ने अपनी कॉन्केविटी चेंज कर ली, तो मतलब यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज की, अब कॉन्केव अप हो गया, तो मतलब पी डबल डैश एक्स यहाँ कहीं जीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पी डबल डैश एक्स का एक रूट आ गया यहाँ पर। तो क्लियर स्टूडेंट, तो पी डबल डैश एक्स के आपको रूट निकालने थे, तो पी डबल डैश एक्स का रूट के, अब बात समझो कि भाई कर्व देखो, यहाँ कॉन्केव डाउन है, यहाँ कॉन्केव डाउन है, यहाँ कॉन्केव डाउन है, और यहाँ कॉन्केव अप आ गया, मतलब एक रूट तो यहाँ कहीं आया होगा, दिस इज मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अब कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है, फिर क्या है कि यहां जब जाना है तो कॉन्केव डाउन हुआ, मतलब एक रूट हमारे पास यहां कहीं आ गया बीटा। ठीक, जीरो यहां कहीं है। ठीक है, अब कॉन्केव डाउन चल रहा है, और फिर क्या है, यहां से फिर कहीं कॉन्केव अप हो गया, मतलब आपको एक रूट ये मालूम चल गया, मान लेते हैं गामा। ठीक है, और कर्व ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास में पी डबल डैश एक्स के 3 रूट आ जाएंगे, वो तो वैसे पी डबल डैश एक्स क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा ना भाई, पी डैश एक्स बनेगा पावर 4 का, और पी डबल डैश एक्स बनेगा पावर 3 का, है ना। एक इक्वेशन तो मैक्सिमम 3 रूट आ सकते हैं, तो ये आ गए हमारे पास। ठीक है, तो 3 रूट्स आए, है ना, वो तो उसने बोली रखा है अल्फा बीटा गामा, हमें पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा। अच्छा, इसका एक रूट जो आया है, ये तो श्योर है कि वो -2 और -1 के बीच में आ रहा है, तो इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, दूसरा रूट जो आया है -1 और 0 के बीच में आ रहा है, ये वाला पॉइंट बीटा, है ना, तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो वो 0 और 1 के बीच में दे रखा है ये रूट। ठीक है, तो गामा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो तीनों का आप सम पूछा हुआ, तो कितना ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना, -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन के बिना, तो हमने क्या लगाया है, हमने बी लगाया ना। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, कभी भी अगर ऐसी इक्वेशंस आती है ना तो उनको आप पढ़ना सीखो ना, कि कैसे लिख सकते हैं, किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन कैसे लिखा हुआ है, तो आप एक काम करा करो, क्या करो आप लोग, इसको ऐसे लिखो, पी डबल डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स,
ठीक है, इसको लिखा पी डैश एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, उल्टा समझते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, मतलब ध्यान से देखें तो u इंटू पी मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। तो इसका यहाँ पर है और इसका यहाँ पर है, तो मतलब किसका डिफरेंशिएशन है, तो भैया पी डैश एक्स और पी डबल डैश एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे उसी के बारे में आएगा, है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है एक्चुअली वो ये लिखा हुआ है, पी डैश एक्स को बाहर निकाला तो उसका डिफरेंशिएट पी ट्रिपल डैश आ गया। ठीक है, नाउ अब पी डबल डैश एक्स को बाहर निकालते तो पी डैश एक्स का डिफरेंस कितना आ गया, पी डबल डैश एक्स आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, क्योंकि u इंटू बी में क्या करते हैं, u इंटू बी अगर ऐसे लिखते हैं तो एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को बाहर निकाला और u को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट, आपसे पूछा है ना। अब देखो एक बात समझते हैं भाई, पी डबल डैश एक्स के आपने कितने रूट निकाल दिए, 3 रूट आ गए, है ना। क्वेश्चन में बोल भी रखा था अल्फा बीटा गामा उसके रियल रूट है, तो इसमें तो कहीं कोई समस्या थी ही नहीं। अच्छा पी डैश एक्स के रूट कौन से होंगे, पी डैश एक्स क्या होगा, जहां पर मैक्सिमम मिनिमा आ रहा हो या फिर मतलब सिंपल सा पॉलिनोमियल है, तो पी डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है ना। तो पी डैश एक्स को देखें तो एक तो भैया यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आया, एक पी डैश एक्स यहाँ जीरो है, एक पी डैश एक्स यहाँ जीरो है, एक पी डैश एक्स यहाँ जीरो है, मतलब पी डैश एक्स को तो 4 रियल रूट आ रहे हैं ना। तो हमारे पास में क्या हुआ, पी डैश एक्स के मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं तो एग्जैक्टली 4 आ रहे हैं, इसके एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स आए। टोटल रूट्स कितने आ सकते हैं हमारे पास, 7 रूट्स आए। ठीक है, ये आप ऐसे समझो ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो ऐसे करके जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो 7 रूट्स आए। उसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, 1 डिग्री कम हो जाएगा तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट के बारे में बात करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चेक करते हैं एक बार क्या दिया है हमने, फिफ्थ सी है ना, फिफ्थ का सी ऑप्शन सही है ना। ओके, तो यहां तक की बात तो आपको क्लियर हुई है ना। नाउ आगे समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व कर ही देते हैं। इसको अब तसल्ली से सॉल्व करना ना, जिन्होंने अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो बेकार बात है, पहले प्रॉब्लम को ट्राई करो, मन भर ट्राई करो ना। जब आपका मन लगे कि नहीं यार अब थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन वगैरह देख करके आगे बढ़ते हैं ना, तो ठीक है बात। और अगर आपने ट्राई नहीं किया, एफर्ट नहीं किए तो फिर बेकार हो जाएगी बात, है ना। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को समझो। लेट हमारे पास में एक हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy 8x प्लस 8y प्लस 8 बराबर 0 एक हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला। एक लाइन दे रखा है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है हाइपरबोला को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक बात है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब अगर इसको मैं रफ डायग्राम बनाऊं, मान लो ये हाइपरबोला है, 2 ब्रांच है तो एक ब्रांच ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन दे रखी है। ठीक है, अब जब हमारे पास में ये लाइन है तो इसने क्या किया, हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट ए पे कट किया, एक पॉइंट बी पे कट किया। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच टचेज द हाइपरबोला एट द पॉइंट वेयर हाइपरबोला मीट द लाइन एल इज आर। मतलब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ ए सर्कल निकालना विच टचेज द हाइपरबोला, जो हाइपरबोला को टच कर रहा है एट द पॉइंट जहां पे ये लाइन कट कर रही है। तो अब समझो बात को स्टूडेंट्स, हमें कौन सा सर्कल निकालना है, जो यहाँ पर जब कट कर रहा है तो इसको टच करते हुए जो सर्कल जाए, इस सर्कल का जो रेडियस है आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो सॉल्व करने का तरीका समझो कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मालूम चल गया तो रेडियस तो निकाल ही लेंगे ना। ठीक है, सर्कल फाइंड आउट करते हैं। अच्छा इसमें एक खास बात ये है, डायग्राम में इधर बना लेता हूं, ऐसे कुछ है कि दोनों पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो मैं जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। मतलब अगर आपका 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल लिखना है। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, एक सर्कल ये आ जाएगा, एक सर्कल ये आ जाएगा,
ऐसे करके चलो इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे। आपको इनका इक्वेशन लिखना है, तो क्या आता है इक्वेशन, x1 y1 मान लो कोऑर्डिनेट मान लिए, x2 y2 से कोऑर्डिनेट मान लिए। तो एक काम तो कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी को डायमीटर मानते हुए पहले आप सर्कल लिखते हैं, कितना आएगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस ऑफ x2 प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस ऑफ y2 प्लस टाइम्स इंटू सॉरी प्लस लैम्डा इंटू लाइन ए बी। ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, 2 पॉइंट से पास करता हुआ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। आपको बात समझ में आई? ठीक है, जिनको अच्छा बच्चों को ये पता नहीं कि कैसे लिखा, तो पहले एक बार वो पढ़ लें ना कि ये भाई कैसे लिखा ना, तो कैसे लिखा, तो ऐसे लिखा ना। अच्छा, आप समझो सवाल को ना। मान लो ए और बी 2 पॉइंट है, तो x1 y1, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। फिर ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल लिख लेंगे। थीम समझाता हूँ क्वेश्चन का। फिर हम क्या करेंगे, वो सर्कल निकालेंगे जो इसको टच करते हुए जाए। ठीक है, उस सर्कल पे फिर हम फोकस करेंगे। तो पहला काम तो क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बात देखो, हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर जो टेंजेंट है, पॉइंट ए पे हम टेंजेंट लिख सकते हैं। अब पॉइंट ए पे जो नॉर्मल लिखेंगे वो कुछ ऐसे मान लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये सेंटर से पास करेगा, और सेंटर से पास करेगा तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 m2 बराबर -1 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ टच कर रहा है तो ऐसे परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सवाल समझो। x1 y1 चलो ये आपको पता ही है ना, ये तो हटा ही देते हैं बात को, ये पता है ना। लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन ए बी, आपने लाइन तो हमारे पास दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन दे रखी है। तो पूरी इक्वेशंस को जब आप लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, कुछ एक्स का टर्म आ रहा होगा जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व होगा, प्लस वाई का टर्म जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व होगा, प्लस या कुछ लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कराओगे, पॉइंट ए हमें मालूम ही है, तो इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं, सेंटर की सेंटर यहां से निकाल ही लेंगे, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे कर्व को dy ओवर dx करके ना, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, x1 y1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा आपको थीम तो मालूम चला ना, कैसे करना चाहिए, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। नाउ अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको तो नीचे खिसका देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, पैराबोला और इनको लिख ही लेते हैं एक बार, सॉरी पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8xy प्लस का 8x प्लस का 8y प्लस 8 बराबर 0, और लाइन क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर लिख लेते हैं -1 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे मान लो डायग्राम में यहाँ a निकालते हैं। ठीक है, a निकालने फोकस करते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम भी रहेगा ये। अच्छा, y का वैल्यू डालते हैं, तो y का वैल्यू डाला तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 8x यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस एक्स प्लस का 8x, 8 इंटू वाई का वैल्यू डाला -1 माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, टर्म्स ढूंढते हैं ना, देखो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ से भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, चलो थोड़ा लिख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ठीक है, यहाँ अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आया माइनस का 8x, और ये प्लस का 8x, ये तो कैंसिल ही कर दो, यही है ना। ठीक है, यहाँ से बनेगा माइनस का 8, और ये प्लस का 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 8x बराबर 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर देखें तो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 8x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -6x स्क्वायर। ठीक है, x का टर्म ढूंढते हैं, तो 2x यहाँ से आ रहा है, -8x यहाँ से आया, और कहीं नहीं है ना x का टर्म, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6x आ गया। कांस्टेंट टर्म पकड़ते हैं ना, तो प्लस का 1 यहाँ से आ रहा है कांस्टेंट टर्म में, और एक कांस्टेंट टर्म कहीं नहीं आ रहा, तो +1 बराबर 0। कहीं कुछ गलती तो नहीं की है, गलती हो गई ना,
कि क्या है यहाँ पर 4xy है, 4xy 8x 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 तीन जगह है, तो सारा मामला गड़बड़ हो गया है ना। तो सर से करते हैं फिर से, यहाँ 4xy, तो यहीं कहीं गड़बड़ आया था, तो 4 यहाँ लिख लिया हमने, 4xy यहाँ से आया, तो ठीक है, तो बस यही लाइन गड़बड़ है, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर तो यहाँ से लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4x और माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। 8x और माइनस 8x तो चलो कैंसिल हो रहे थे, 8x यहाँ से कैंसिल हो गया और माइनस 8x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो माइनस का 8 और प्लस का 8 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे तो टर्म ही जीरो हो गई, ठीक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आया तो 2x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ से आया माइनस का 4x स्क्वायर। एक्स का टर्म ढूंढे तो 2x यहाँ से आ रहा है, प्लस का 2x आया। कांस्टेंट टर्म ढूंढे तो प्लस का 1 बराबर 0 आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास ये x में एक क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो अब देखो बात को समझिए, सब कुछ ठीक है ना, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, प्लस 1, हाँ ठीक है, आई थिंक ना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके दो रूट आएंगे ना, अगर रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, 4 आ गया, प्लस माइनस ऑफ 4a इंटू सी, कितना है अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। नाउ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस ऑफ, यहाँ से एक काम करते हैं 4 तो कॉमन ही ले लेते हैं, बाहर तो 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इस 2 से चलो ये 2 कट जाएगा, बचा क्या, सॉरी यहाँ तो माइनस नहीं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ माइनस रहेगा ना, माइनस 4ac ना। अब देखो 4 यहाँ से कॉमन हो गया तो माइनस यहाँ पर है, तो माइनस में प्लस 2 तो 3 आ गया, मतलब अगर रूट के बारे में बात करें तो रूट कितने आ रहे हैं, 1 प्लस माइनस ऑफ रूट 3, ये रूट्स आए, ठीक है। तो अब इस तरह से रूट्स तो लेके नहीं सॉल्व करते, क्या करते हैं अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसके रूट, एक रूट अल्फा आ गया और एक रूट बीटा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ, x का एक वैल्यू तो कितना है, अल्फा है, यहाँ पर एक रूट अल्फा आया जो x की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना है, अल्फा आ गया, दूसरा x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, बीटा मान लेते हैं ना, अल्फा 1 या अल्फा 2 ले लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 लेते हैं, चलो बीटा ही ठीक है। तो दूसरा रूट कितना आ जाएगा, बीटा आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आए दोनों के। अच्छा अब वाई कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, तो डायग्राम में एक बार साफ सा बना लेता हूं। तो क्या रहा हमारे पास है, मान लो पैरा हाइपरबोला का एक ब्रांच बनाया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों को जब सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक वैल्यू अल्फा आया और एक वैल्यू बीटा आया। ये जो लाइन है y बराबर कितना है, -1 माइनस एक्स है, तो y का वैल्यू जब मैं आप x का वैल्यू जो अल्फा पुट कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग इसका जो y आएगा वो क्या आएगा, -1 माइनस अल्फा। दूसरा जब बीटा पुट कराएंगे तो -1 माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, इसके जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी लिखना है, सॉरी यहां तक हमने लिखा, अब मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल का जब इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस साइन y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन जब कराएंगे तो 1 प्लस अल्फा यहां से आ गया और y माइनस वाई टू, तो माइनस y माइनस वाई टू कराएंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस बीटा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इतना आया ना। नाउ उसके बाद में अगर इसको जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, x की टर्म की बात करें अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया,
नाउ आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, फिर वाई का टर्म ढूंढें तो वाई का टर्म बनेगा एक वन प्लस अल्फा, एक तो वन प्लस बीटा और एक वाई का वन प्लस अल्फा, तो ये तो बन जाएगा चलो वन प्लस एक अल्फा और एक वन प्लस बीटा, ये आया। और प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा, इतना आया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो है। ठीक, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ तरीका बता के ना इसको छोड़ यहीं इतना ही लिख देंगे ना, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए तो वन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा सी बाई ए तो माइनस हाफ आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखते हैं सम ऑफ रूट वन आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस हाफ आया। तो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट तो वन आया, एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा माइनस हाफ, ये लिखा हमने टर्म, प्लस साइन वाई स्क्वायर यहाँ से लिखा, सम ऑफ रूट तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो वन आ जाएगा तो कितना लिखा हुआ है थ्री वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जब सॉल्व कराओगे तो वन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट तो कितना आया वन आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा माइनस का हाफ आया, तो टू माइनस हाफ कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, तो ये आ गया थ्री बाई टू प्लस साइन लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, यहां तक की बात तो मैं समझ में आई। अब एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ लिखा, वाई स्क्वायर का टर्म को ऐसे यहाँ लिख लिया। अब एक्स की टर्म देखते हैं, तो एक्स की टर्म यहाँ भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो हमने क्या किया एक्स का टर्म लिखा, एक्स कॉमन, यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया, अंदर कितना बचा वन माइनस लैम्डा, यहाँ से अगर आप वाई कॉमन लेंगे अंदर कितना बचेगा थ्री प्लस लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से अगर कांस्टेंट टर्म देखें तो माइनस हाफ आ रहा है, यहाँ से थ्री बाई टू आया, थ्री बाई टू माइनस हाफ तो वन यहाँ से आ गया और ये आ जाएगा वन प्लस लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अगर कैलकुलेशन ठीक है तो यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आएगी ना। अब देखो इसका सेंटर अगर लिखें तो इसका सेंटर तो कितना आ जाएगा वन माइनस लैम्डा अपॉन टू माइनस ऑफ थ्री प्लस लैम्डा अपॉन टू, ये इसका सेंटर आया। ठीक, तो यहां तक की बात तो हमें समझ में आ चुकी। अब देखो हमें करना क्या था सवाल में कि हमें वो सर्कल निकालना है जो इसको ऐसे टच करते हुए जाए, ऐसे इंटरनली टच करे। अब देखो बेटा कि सवाल थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, तो आप यहां से समझ लो, मूलभूत बातें समझ लो ना, आगे क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि इस प्रॉब्लम ये भी काफी इंटरेस्टिंग है ना जिस पे स्टार लगा कर। अब आपको आगे क्या काम करना है, समझिए बात को ना। तो आप क्या करोगे, जैसे ये हाइपरबोला है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहां पर है ना। अब हमें क्या है वो सर्कल लिखना था जो इसको ऐसे इंटरनली टच करते हुए जाए, ऐसे सर्कल। मान लो इसका सेंटर यहां कहीं आ रहा है, कलर थोड़ा चेंज करें। तो अब देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे थे, अल्फा कोमा माइनस वन माइनस अल्फा, ये कोऑर्डिनेट आ रहे थे। तो यहां पर मैं dy ओवर dx निकालूं एट द पॉइंट ए, तो मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं, और इस टेंजेंट यहाँ पर टच कर रहा है तो इस पर जब परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास करेगा। इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही है, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये है ना। अब एक काम कर सकते हो कि आपको ये पॉइंट पता है तो इस लाइन का स्लोप लिख लेंगे m1, इस लाइन का स्लोप लिख लेंगे m2, और m1 m2 बराबर माइनस वन लगाएंगे तो एक कंडीशन आ गई हमारे पास ये। और पूरी इक्वेशन में कितने अननोन है, एक ही अननोन है, तो वहां से क्या करेंगे हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ये dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान सी बात थी, क्या है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4xy, मुझे याद है ना, 8x प्लस 8y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अच्छा इसका dy ओवर dx निकालना है तो एक ट्रिक सिखा देता हूँ। यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको आप एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। इसका dy ओवर dx कितना आएगा, माइनस ये fx नीचे है ना, यहाँ कहीं है, ये f ऑफ y नीचे है, मतलब इसको मैं थोड़ा और तरीके से लिखूं, कैसे याद रखना चाहिए आपको ना, माइनस ऑफ fx अपॉन f ऑफ y, एक ही लाइन में आपको इसका dy ओवर dx लिख सकते हैं। इसका मतलब तो क्या, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा हुआ इस वाले पार्ट का। पार्शियली जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या है,
y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। इसका तो 2x आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, इसका 0 आ जाएगा, y एज ए कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल देंगे तो 4y और x का आ जाएगा 1, और यहाँ से 8 आ गया और इसका 0 0 आ जाएगा। ठीक बात ना। इसका मतलब क्या होगा, पार्सली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y। x तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2y आ गया। पार्सली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो x कैसे ट्रीट करेगा, एज ए कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन 1। पार्सली डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो 8x का 0 आ जाएगा और 8y का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा और पॉइंट ए के जब पुट कराएंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब यहाँ पुट कराओगे तो आप लैम्डा निकाल लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स ना, इतना ही समझाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम को मैं पूरा सॉल्यूशंस बनाऊं, जहां तक इसे जरूरत लगती है तो उतना सॉल्व कर देंगे ना। ओके, इसके बाद आई थिंक सपोज करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि आप लोग कर पाओगे, नहीं कर पाते तो 2-3 बार ट्राई करो ना, हो जाएगा आपसे ना। इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। चलो ठीक, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, 7 प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही सही प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करना मतलब आप लोग खूब अच्छे से पूरा टाइम ले लो अपना, आधा पौने 1 घंटा 2 घंटे, और देन जाके आप ट्राई करो। मतलब आपको क्या करना है, डेली जैसे अपन जो 10 प्रॉब्लम्स करते हैं ना, तो ये अपना क्वालिटी प्रॉब्लम्स ले रखी है ना, कुछ आसान है कुछ डिफिकल्ट टाइप से है ना। तो इनका पर्पज ये है कि आप डेली, आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है एडवांस लेवल से, आपका जो अपना रूटीन है उस पर तो ध्यान देना ही है, और बस 1 घंटा आपने क्या किया, इन प्रॉब्लम्स को फोकस कर लिया। ठीक है, ताकि आपको मैथ्स में कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मिलती गई, ताकि जब आप मैथ्स का एग्जाम दो तो आप अच्छे से कर पाओ और आप बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम्स पहले से जान पाए, है ना। ठीक है, नाउ तो हमें क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टर्म का स्क्वायरिंग है तो एक काम करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायरिंग का तो बाद से निकाल देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एक बात समझो, आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। लेट मान लेते हैं इसको मैंने z नाम दे दिया, कितना है 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 4 cos x। एक डिफरेंट तरह का कंसेप्ट आपसे डिस्कस करने वाले हैं ना। 13 यहाँ लिखा हुआ माइनस का 12 sin x। अच्छा, आपको इसका मिनिमम निकालना है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, एक तो तरीका आ सकता है कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हेल्प ले ले, एक तरीका। दूसरा हो सकता है कि dy ओवर dx निकाल के इसको सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा एक अप्रोच ये हो सकता है ना, बट कौन सी अप्रोच काम करती है नहीं करती दैट डिपेंड्स। तीसरा एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है, जब ये क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या अप्रोच रहता है ना। अब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स मतलब उस अप्रोच पर भी बेस्ड होती है, मतलब माइंड में अपने जो क्वेश्चन जो सेटर था उसने माइंड में अपने एक बात रख रखी थी और उसने उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम को बनाया। ठीक है, तो हमने वहां तक पहुंचना है कि उसने क्या सोचा हुआ था माइंड में ना। तो प्रॉब्लम को देखिए ना और सॉल्व करते हैं। अच्छा, 3 को अंदर लेके जाते हैं पहले, तो 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 9 आएगा, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 9, तो 36 यहाँ लिख देते हैं, 36 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 13 यहाँ लिखा हुआ है माइनस ऑफ 12 साइन एक्स। ठीक है, इसका मिनिमम चाहिए। अब देखो ये अंडर रूट ऑफ अंडर रूट दे रखा है, तो मिनिमम निकालना है, तो एक तरीका थोड़ा सा कुछ परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन जाए तो बात बन सकती है। तो परफेक्ट स्क्वायर पे फोकस करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर पे जब आप फोकस करोगे तो काम क्या होना चाहिए, इसको मैंने 2ab का फॉर्मेट बनाया, जो 2 यहाँ लिखा तो यहाँ 18 लिखा, यहाँ cos x लिखा। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी ऐसे ही कर लेते हैं, 13 यहाँ लिखा हुआ माइनस का 2ab और sin x। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो a आ रहा है 16 है ना, ये 18 जो लिखा हुआ है, इस a इंटू बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ठीक है, 18 को कैसे तोड़ सकते हैं कि यहाँ पे इनके स्क्वायरिंग का सम ये आ जाए 45 आ जाए। तो ठीक है, बहुत आसान सी बात है, 6 इंटू 3 देखो, 6 का स्क्वायर 36 आया और 3 का स्क्वायर 9 आया, तो उसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आई। अच्छा, ये 6 को मुझे 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि उनके स्क्वायरिंग का सम ये आ जाए, तो बहुत आसान बात है, 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर आ गया और ये 3 स्क्वायर आ गया प्लस करके ना। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां तक की बात तो में क्लियर हुई। नाउ z इक्वल टू, अब आप आगे की बात समझते हैं। अब देखो यहाँ तो 6 स्क्वायर तो मैंने एज इट इज रहने दिया, 3 स्क्वायर यहाँ लिखा हमने, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और इनटू कितना आ रहा है 3 cos x। ठीक है, इस वाले टर्म को भी लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिखा, 3 स्क्वायर लिखा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए का टर्म ये आया b, b हमने क्या किया 3 sin x, इसको एक साथ ले लिया। ठीक है, तो 2ab है ना। अब देखो यहां से देखो 2 यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया, b यहाँ आ गया, तो इसका स्क्वायरिंग देखा तो कितना आना चाहिए 3 स्क्वायर cos स्क्वायर x आना चाहिए, जबकि हमारे पास तो 3 स्क्वायर आ रहा है। एक काम कर सकते हो ना, इसको तो आप इंटू 1 कर दो, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये कितना बन गया 6 स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात है, और यहां से कितना बनेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ लिखा। आगे हमारे पास कितना है 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आया, माइनस ऑफ 2 इंटू 6 इंटू 3 कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा है। पहले मैं इसी वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। इतना कुछ आया, देखो अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर 2ab का टर्म आ रहा है, तो अकेन राइट इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो लिखा जा सकता है 6 माइनस ऑफ 3 cos x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कितना आ जाएगा 3 sin स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो मैं क्लियर हुई ना। आगे का पोर्शन इसको समझते हैं। यहाँ पे भी देखें तो 3 sin x आ रहा है ना, यहाँ 3 sin स्क्वायर x 3 स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x, है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब क्या किया 2 स्क्वायर का टर्म हमने यहाँ लिखा, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का टर्म लिखा, 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू ये आ गया, और यहां पर आ गया 3 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से 2ab का फॉर्मेट यहां लिखा हुआ है, तो ये ए स्क्वायर आ गया और ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अगेन राइट, तो 2 माइनस ऑफ 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आया, मतलब अल्टीमेटली हम यहां पहुंचे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं, और कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और यहां से अब ध्यान से समझना ना। एक तो ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा पास में, 3 cos x का होल स्क्वायर प्लस साइन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अभी समझाएंगे आपको, 3 sin x इसका होल स्क्वायर प्लस साइन, और 2 माइनस ऑफ 3 sin x का होल स्क्वायर प्लस साइन, और इसको भी ऐसे लिखा 0, या प्रूव समझाएंगे भाई, 3 cos x है ना, तो कुछ ऐसे लिखा 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आएगी ना। अच्छा स्टूडेंट, अब देखो इस बात को अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस वाले पॉइंट को, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा है आपको? अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला है तो हमारे पास में क्या है, अगर मान लो यहाँ मैं 0 ले लूँ और यहाँ माइनस साइन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है भाई, 6,0 का ये किससे डिस्टेंस है, 3 cos x 3 sin x से डिस्टेंस। ठीक, यही लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना। सिमिलरली अगर आप इसे देखें तो पॉइंट को मैंने 3 cos x और 3 sin x ऐसे रखा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 है ना, मैंने पॉइंट ये रखा, तो अब पॉइंट दूसरा पॉइंट ये लिया 0,2, और सिमेट्री यहाँ रखा 3 cos x का 0 से डिस्टेंस कॉमा और 3 sin x y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही है ना। ठीक बात, तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। अब समझो बात को, अब काम तो कहानी अभी भी बाकी है ना, कहानी अभी इसके बाद अब इंटरेस्टिंग हो जाती है।
यहाँ तक तो बात समझ में आई कि डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या करें सर इस डिस्टेंस फॉर्मूला का, समझो तो क्या करना है। पॉइंट्स को मैंने बड़ी होशियारी से ना एक ही उस डायरेक्शन में लिखा था ना, 3 cos x, 3 sin x। अच्छा इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें तो इसको अल्फा बीटा मान लें, तो दोनों का स्क्वायरिंग करके अगर आप जोड़ें तो 9 आ जाएगा। मतलब इसको x, y लिख लेते हैं ना। मतलब क्या हुआ, काम की बात तो ये हुई कि भैया ये वाला पॉइंट तो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, x, y, ठीक है, इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ठीक है, सर्कल पे ऐसे पॉइंट बदलते जाएंगे। मान लो ये पॉइंट P है, तो ये क्या लिखा हुआ, पॉइंट P का A से डिस्टेंस, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट P, और ये पॉइंट अलग पॉइंट है B मान लेते हैं। तो लिखा क्या है, पॉइंट P का A से डिस्टेंस, ये तो यही लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ, पॉइंट B का B से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको चाहिए मिनिमम, ठीक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस निकाला, PA प्लस PB का मिनिमम। अच्छा PA प्लस PB का मिनिमम कितना आ जाएगा, AB आएगा, ठीक। और ये तो बहुत आसान सी को समझ सकते हैं, 6,0 तो यहाँ कहीं है, ठीक है, इसका रेडियस 3 है तो 3,0 और 0,2 यहाँ कहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन कराएंगे तो P को यहाँ कहीं होना पड़ेगा, तभी मिनिमम आएगा। एक इसको बोला है हमने, इसको बोला है AB, ये है, तभी मिनिमम आएगा। तो PA प्लस PB का जो मिनिमम है वो कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो AB लेंथ तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना है, 6 माइनस 0 का स्क्वायर 36 आया, और यहाँ से 4 आया, मतलब √40 आया। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 40 आएगा। स्टूडेंट क्लियर, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा आपको इसको इन डिटेल अभी डिस्कस करते हैं ना, कुछ कुछ बातें, इसका आंसर ही चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है अपना। क्या आंसर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, 7th सॉल्व कर रहे होंगे शायद, है ना, 40 आंसर आया, ठीक है, 7th का 40, हाँ 6 7th ही सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर कितना है, 40, सही है ना। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये आपको एकदम कैसे समझ आया, है ना। देखो ये बहुत आसान सी बात है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक एग्जाम्पल तो ये लिखते हैं, पूछने के जो ढंग है, अलग अलग ढंग होते हैं। जैसे मान लो कि x, y एक पॉइंट है और किसी एक लाइन पर है। मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, और एक पॉइंट 2,3 यहाँ पर है। आपसे अगर मैं पूछूं भाई मिनिमम ऑफ अंडर रूट, चलो अंडर रूट के साथ दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला दिखा हुआ है 2,3 का x, y से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो भैया डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब पॉइंट मूव करते करते जब ऐसे परपेंडिकुलर बन जाए, इस केस में तो डिस्टेंस मिनिमम आना है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है ना, ठीक है। अब दूसरा एक और इसे प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे मान लो सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया आपने, ये ले लिया x, y, एक पॉइंट मान लो कुछ यहाँ ले लेते हैं 2,3, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन भी बोल देते हैं कुछ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3y माइनस 1 बराबर 0। और आपसे पूछा जाए x, y सर्कल पर है, तो अब आपसे मैं अंडर रूट हटा देता हूँ ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, भैया इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम, ठीक है। ऐसे करके काफी सारी प्रॉब्लम्स बन जाती है ना। तो ये ओवरऑल थीम है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मतलब क्या है, पॉइंट का इस सेंटर से आप ज्वाइन करते हैं, आपने किया होगा ये सब, है ना। तो ये पॉइंट P है PC, तो आपको P डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना आता है, CP माइनस R आता है ना। मॉड लगा दो, तो यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जिसने काफी मैक्सिमम टाइम लिया हमारा सॉल्व करते टाइम, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ना। यही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, बता देते हैं ना हिंट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत आसान से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हिंट या चलो पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कलर लेते हैं कुछ इस तरह का, TN आपके पास सीधे रखा है, T ऑफ N, T ऑफ N। तो एक काम करते हैं, पहले तो TN ये दे रखा है ना कुछ बड़ा सा एक टर्म है, और आपसे पूछा है समेशन ऑफ दिस एंड दिस समथिंग, तो फाइंड आउट करना है। तो पहला काम तो क्या करना चाहिए भैया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, TN को कुछ आसान सा निकाल लेना चाहिए, ठीक है।
और जब ये आसान सा निकाल लो तो फिर इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना मेनली तो ये। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा जब लिखेंगे तो 60 डिग्री माइनस ऑफ 2n, डिग्री में लिखा हुआ है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ गया, प्लस माइनस साइन। यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 कॉस का फॉर्मूला कितना आएगा, कॉस ऑफ a प्लस बी, तो 60 डिग्री आया, प्लस साइन कॉस ऑफ a माइनस बी कितना आ जाएगा 2n, ये आ गया, प्लस साइन। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री प्लस का 2n अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें मालूम चली। यहाँ से देखे तो 1/2 आ रहा है, यहाँ से देखे 1/2 आया, 1/2 1 हो गया। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना आएगा, हाफ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 कराएंगे तो 3/4 तो यहाँ से आ गया। ठीक बात है। अच्छा अब बचा क्या हमारे पास में, यहाँ से बचा cos ऑफ 60 माइनस 2n, एक तो ये बच गया, माइनस ऑफ cos 2n है ना, और प्लस का पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, cos ऑफ 60 प्लस 2n, और ठीक है माइनस ऑफ cos 2n, अपॉन में एक 2 भी है, ये लिख लेते हैं ना। अब देखो बात को सही से लिखा है ना हमने, ये लिख लिया प्लस वाला ये करके लिख लिया और यहाँ पर माइनस 2n। ठीक है, तो इन दोनों में देखो अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos c प्लस cos d का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे गुरुजी, तो 3/4, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 लिखेंगे तो c प्लस d/2 से क्या होगा 2n कट जाएगा तो 120 आएगा, अपॉन 2 कराएंगे तो cos 60 आ जाएगा, इनटू cos ऑफ c माइनस d, 60 कैंसिल हो गया, 2n माइनस 2n तो माइनस 4n, और बाई 2 गया तो माइनस 2n आएगा, और cos में माइनस का कोई मतलब नहीं है तो 2n लिख देते हैं, मतलब वो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है ना। और यहाँ आ गया cos ऑफ 2n, अपॉन में कितना है 2 आया, cos 60 हाफ है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से cos 2n माइनस cos 2n प्लस माइनस कैसे कैंसिल हो जाएगा। वाह क्या बात रही कि इसका वैल्यू तो भाई कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसका वैल्यू तो 3/4 आ रहा है, तो 3/4 अगर इसकी वैल्यू आई तो 3/4 डाल दो, तो 4 तो यहाँ से कट जाना है, 3 बाहर ले लो कॉमन, तो 3 तो यहाँ से आ गया, तो जब करेंगे तो 3 तो यहाँ आ रहा है, समेशन ऑफ r निकालना है ना, समेशन ऑफ r या n लिख लेते हैं ना, और n कितना है, समेशन ऑफ n लिखना, और n 1 से लेके 30 तक है, तो कितना आ जाएगा समेशन ऑफ n 31 अपॉन में 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 15 बार चला गया ना, 15 45 यहाँ से आ गया, और 45 गुणा 31 करना है। ठीक है, कर ही देते हैं, तो 45 तो यहाँ से आ गया, और फिर 3 से 15 किया, यहाँ से 4 3 12 और 1 13 आ गया, तो 5 तो यहाँ से आया, 5 और 4 9, 3 यहाँ से आ गया 1395। क्या आंसर दिया है 1395, ये आंसर आना चाहिए। ओके मेरे यारों 1395, वाह पूरा सही किया ना। ठीक है ना, वापस चलते हैं फिर, बाकी अभी तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, तो 2-3 मिनट अभी इस पे लगाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 9। तो समझो क्वेश्चन नंबर 9 को, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम दिया होगा ना, सारी वैरायटी जैसे कवर करने की कोशिश कर रहे थे वही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स आ रही है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर कैसे करेंगे, ये होता है नहीं होता है ना। नहीं आप अच्छे से ट्राई करा करो, कॉम्प्लेक्स नंबर आसान होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई मानते ही शायद सॉल्व हो जाती है, ऐसी सॉल्व हो जाती है ना, तो आप ऐसे ही माना करो, ना ज़्यादा समझ आए तो देख लो एक बार, अगर आपको आसान लग रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो लेके चलो, नहीं चल रहा है तो कुछ और सोच लेंगे। लेट जेड बराबर मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई माना, ठीक है, कुछ बातें आपको पता होना चाहिए ना कि जेड माइनस जेड बार जब आप लिखेंगे तो भैया 2 आयोटा वाई आता है, ये डायरेक्टली से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पुट किया 2 आयोटा वाई का स्क्वायर है ना भी पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जेड लिखा जेड बार लिखा फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया प्यार से ना, बराबर 12 मॉड ऑफ जेड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया माइनस का 4। ठीक बात है, यहाँ तक तो कुछ ऐसे आया।
अच्छा अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 यहाँ से आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस, मतलब ये तो आ गया माइनस का 4 y²। 12 यहाँ लिखा हुआ है ही, और ये x² प्लस y² माइनस का 4, ऐसा कुछ है। अच्छा 4 को तो पहले डिवाइड कर देते हैं, 4 4 और यहाँ 3 आ गया। क्या क्या बचा है ना, थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। -y², 3x², 3y² और एक माइनस का 1 है। ठीक बात है, एक काम करते हैं 1 को तो उधर ले आते हैं, 3x² यहाँ से लिखा प्लस का 4y²। ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा इसे आपको ये आगे ना समझ आ जाना चाहिए भैया, तो इलिप्स लिखा हुआ है। कैसा इलिप्स लिखा हुआ है, x² / 1/3 प्लस y² / 1/4 बराबर 1। तो ये इलिप्स है ना। ठीक है, तो पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो कहाँ लाई कर रहा है, इलिप्स पर लाई कर रहा है। ठीक बात है, तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, भैया इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। निकालते हैं। अच्छा इलिप्स पर जब आप पॉइंट लेते हैं तो क्या लेते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये लेते हैं ना कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं तो कितना आएगा 1/√3 cos थीटा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं 3√3, रियल पार्ट ऑफ z तो x है, 8 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना y है। 3√3 तो हमने यहाँ से लिखा, x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√3 और cos थीटा, 8 यहाँ पर है, y का वैल्यू कितना है 1/2 साइन थीटा। ऐसे कुछ लिखा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम्स, तो ये तो भैया 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा लिखा हुआ। थीटा 0 से 2π तक वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पूछा है मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या बढ़िया लिखा है ना, तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। √a² प्लस b² आता है। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम था, हार्डली 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाता है ना। तो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो थोड़ा बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है ना। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 10वां, लास्ट प्रॉब्लम है ना। अच्छा ये प्रॉब्लम खास है ना, मतलब अगर आप इसे थोड़ा सा अगर सही से नहीं करते हो तो गलती होने के पूरे पूरे चांसेस कर सकते हो, मतलब लेंदी बना दोगे प्रॉब्लम को और एक गलत डायरेक्शन में फंस जाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम को लिया भी गया था। कुछ खास है तो खास भी समझते हैं, क्या खास है ना। क्या दे रखा है हमारे पास, पी एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का ना, सच दैट पी इंटू समथिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ, p² ऐसे कुछ दे रखा है, x1 x2 आर 2 वैल्यू ऑफ x दे रखा है, फॉर विच डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है ना। मैट्रिक्स में जब बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का सिंबल है ना, आपको नहीं पता है तो बोल देते हैं। आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात सही है। तो पहले तो क्या है, देखो टारगेट ये होना चाहिए पहले p फाइंड आउट करें। अब p फाइंड आउट करें तो p को निकालने के लिए कंडीशंस दे रखी है हमारे पास में। अब p निकालना है तो गुरुजी कैसे p निकालें, तो कुछ खास नहीं दे रखा है, 2 × 2 का है तो मान ही सकते हैं। लेट p कितना है ABCD। ठीक है, ये मान लिया। एक कंडीशन तो हमारे पास क्या दे रखा है, p इंटू 1 1 -1 है, बराबर कितना है -1 और 2 है। ठीक है, तो p का वैल्यू यहां डालते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ABCD। तो 1 और -1 तो हमने यहाँ लिखा, और -1 और 2 यहाँ लिखा। अच्छा इसको तो क्या है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, √2 कॉलम, तो यहाँ से तो आ जाएगा a माइनस का b और यहाँ से आ जाएगा c माइनस d। जानते हैं ना आप लोग मल्टीप्लाई करना, तो -1 और 2 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या निकल के आया, एक रिजल्ट आ गया। मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ ना, या चलो नीचे ही लिख लेते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स को जब कंपेयर कराएंगे तो a माइनस बी का वैल्यू 1 आ गया एंड c माइनस डी का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो रही। अब देखो सिचुएशंस अब यहाँ पर है, ये आपको समझने वाली बात है। कलर भी चेंज करते हैं। आगे दे रखा है p² इंटू 1 और -1 बराबर कितना दे रखा है 1 0, ऐसा दे रखा है। अब क्या करेंगे बच्चे कि यहाँ पर p² निकालते हैं, और p² निकाल के जब पुट करेंगे तो आप चले जाओगे गलत डायरेक्शन में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट एक डायरेक्शन गलत हो गई। अब आपको थोड़ी सी होशियारी दिखानी चाहिए कि p इंटू समथिंग, इसका वैल्यू आपको पता है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, p इंटू 1 और -1, ऐसे दे रखा है हमारे पास 1 0 यहाँ पर है। अब
p इंटू समथिंग का वैल्यू कितना है, p इंटू दिस मैट्रिक्स, समथिंग मतलब वो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, p इंटू, और ये मैट्रिक्स कितना आ रहा है, -1 और 2 आया। ठीक है, तो यहां से तो आ गया 1 0। नाउ p कितना है आपके पास में, ए बी सी डी। ठीक है, यहां लिखा हुआ -1 और 2 और यहाँ 1 0, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई जब कराओगे तो यहाँ से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस ऑफ 2 भी कंपेयर कराएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से जब लिखेंगे तो c माइनस माइनस का c और प्लस का 2d बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, 4 इक्वेशंस 4 अननोन, और ये भी बहुत आसान आसान सी, ये एक ए बी में इक्वेशन आया, ये एक ए बी में इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करते हैं, यहीं से ए और बी निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट जब कराएंगे तो ए से ए तो हट गया, माइनस बी और माइनस ऑफ 2 भी, तो प्लस का बी आ गया, -1, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -1 बनेगा, तो मतलब बी का वैल्यू -2 आ रहा है, अगर सब कुछ मैंने सही किया है तो ना। अच्छा, बी का वैल्यू अगर -2 आया तो -2 यहाँ पुट किया तो माइनस माइनस +2 हो गया, इसको इधर ले गए तो ये -3 बन जाएगा, तो मतलब ए का वैल्यू तो आ जाएगा -3 आई थी ना। यहाँ से c बराबर 2d है, तो c का वैल्यू मैंने 2d यहाँ डाला, तो 2d माइनस d, तो d आ गया, तो d बराबर तो आया 2 और c बराबर आ जाएगा 4। वाह, क्या बात हो गई, अपने तो वो मैट्रिक्स ही लिख सकते हैं ना। ये प्यारा सा जो मैट्रिक्स है ABCD कितना आ रहा है भाई, ये प्यारा सा जो मैट्रिक्स था ABCD, छोटा सा मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2 का, बहुत छोटा सा, इतना सा AB है ना, a का वैल्यू -3। अच्छा बेटा, ये सब कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना, कैलकुलेशन आप एक बार चेक भी कर लिया करो ना, कई बार ऐसा होता है कि अपने सवाल सॉल्व करने पर लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं और फिर वो गलत चलता आता है ना, तो उसको दिल पे नहीं लेना है ना, समझ जाना कि हाँ सर ने कुछ गलती की है ना, चलो ठीक है ना, ओके। p इतना आ गया। अच्छा देखो, अब सवाल में एक खास बात और समझाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ p माइनस ऑफ xi 0 दे रखा है। अच्छा देखो, ये जिन बच्चों को पता है तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है तो ये तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ ना, पहले तो हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं p माइनस ऑफ xi लिखता हूँ, तो p तो कितना आ रहा है, -3 -2 4 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, माइनस ऑफ x इंटू आई, तो यहाँ तो आएगा 1 0 0 1, x बाहर यहाँ पर आ रहा है तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स, सब्ट्रैक्ट कराया दोनों को तो भैया ये आ गया -3 माइनस एक्स, छोटा x ले लेते हैं, बड़ा x ना, कुछ कोई दिक्कत नहीं, -2 यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस ऑफ x, दिस इज p माइनस ऑफ xi। इसका डिटर्मिनेंट लिखा आपने तो वो ये आ गया -3 माइनस एक्स माइनस का 2, 4 यहाँ से लिखा 2 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट ये आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स, माइनस साइन भी आ रहा है ना, चलो अंदर ही रहने देते हैं, -3x माइनस 1 प्लस का 8 बराबर 0 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर आया, एक्स का टर्म ढूंढता हूँ, प्लस का 3x आ रहा है और माइनस का 2x आ रहा है, तो प्लस का x ही आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं, तो -6 आया और यहाँ से प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा, +2 बराबर 0 आया। ये आ गया हमारे पास, x में क्वाड्रेटिक आया, इसके दो रूट आएंगे x1 एंड x2, और आपसे पूछा हुआ है सवाल में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ही पूछा हुआ था। अब इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 x2, x1 प्लस x2 तो कितना आ जाएगा, -1 स्क्वायरिंग इतना आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 कितना है, 2 आया, कितना है, -3 आया। ठीक, आई होप आंसर सही होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं हुई है तो आंसर -3 आना, चेक भी कर लेते हैं एक बार ना। अच्छा, कहीं कोई गलती हो तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो ना कहाँ गलती हुई है। तो 10th का देखते हैं क्या आंसर है अपना, तो आंसर आया -3 आंसर आ रहा है, वाह गलती कर दी है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ना, आप इसे आप देख लेना कहाँ पर गलती हुई है ना। अच्छा, प्रोसीजर्स आपको समझ में आ गया होगा ना, प्रोसीजर्स क्या है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, कहीं कुछ मल्टीप्लाई कुछ करने में दिक्कत रही होगी ना। ठीक है अच्छा, मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ,
इसके बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब अगर आपके पास में 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, जैसे समझो ये ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, p माइनस ऑफ एक्स आई डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आई, इसको अभी आपने सॉल्व करके निकाला था, सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है ना। कितना आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स इंटू, यहाँ तो कितना आएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस साइन, यहाँ कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ये आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये गलती से मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना था, ये इसी इक्वेशन को मुझे लिखना था, मैं डायरेक्ट कैसे लिखता, डायरेक्ट लिखता एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ दिस, तो कितना आता -3, इन दोनों का ट्रेस कितना था, डायगोनल एलिमेंट का सम, तो -1 आ गया इंटू एक्स, प्लस इसका डिटरमिनेंट कितना आता है, यहाँ से -6 अगर आ रहा प्लस का 8 आया, तो +2 बराबर 0। ठीक है, और हमने यही लिखा था ना सॉल्व करने पर। तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अभी तो क्या है कि हम पहले कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं, जिसकी वजह से अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है, बट आप, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आप कर लोगे ना। चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।